नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद मेराज और हम हाजिर हैं फिर से आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर माहौलियात और हम। माहौलियात और हम के तहत हम हर बार एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं आपके दरमियान। वो मौजू जिनका रिश्ता, जिनका जुड़ाव कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से होता है, आपकी सेहत से होता है, आपके अपनों की ज़िंदगी और आपके अपनों की सेहत से होता है, क्योंकि हम चाहते हैं आप रखें अपना ख्याल। इस बार हम माहौलियात और हम के तहत एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और वो मौजू है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट उस कचरे को कहते हैं जो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकलता है। वो तमाम चीज़ें जो किसी बीमार शख्स की देखरेख में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे खून की थैलियाँ, सर्जिकल ब्लेड्स, सुइयाँ, एक्सरे, एक्सपायरी डेट्स दवाइयाँ, ये तमाम चीज़ें जब हॉस्पिटल से, क्लिनिक से निकलती हैं और अगर इनको ख़त्म ना किया जाए, इनको नष्ट ना किया जाए, तो ये हमारे माहौलियात और हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। ये कचरा हमारे और आपके लिए एक मामूली कचरा हो सकता है, लेकिन भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम माने तो ये कचरा हम लोगों के लिए मौत का सामान है। यानी कि ये कचरा अगर वक्त से इसको ख़त्म ना किया जाए तो ये आबो हवा में इन्फेक्शंस फैलाता है। हमने देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन के मरीज़ ज़्यादा जाते हैं, डॉक्टर उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। पता ये चलता है कि इन आबो हवा में ये फैली तमाम इन्फेक्शंस जो है ये उसकी जड़ हैं, और इन बायोमेडिकल वेस्ट को अगर वक्त से ख़त्म ना किया जाए तो ये मौत का सामान बनकर पैदा होती हैं और ये आने वाले मुआशरे को, आने वाली नस्लों को इंतहाई नुकसान पहुंचाती हैं। आइए अब जानेंगे हम इस बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कि ये हमारे मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह है। नाजरीन, माहौलियात और हम के तहत हम इस बार आपको रूबरू कराएंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अस्पतालों से निकला कचरा ही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है और आज यही कचरा मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो हमारी हेल्थ केयर सेटिंग से निकलती है एंड इट इज़ कंसीडर्ड इन्फेक्शियस वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, पैथोलॉजी सेंटर्स होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, जानवरों की चिकित्सा के लिए जो अस्पताल होते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है चिकित्सा के दौरान या ऑपरेशन के दौरान, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। जो अगर ठीक से ना हैंडल की जाए तो इट कैन कॉज डिजीज टू द जनरल पब्लिक इफ दे कम इन कांटेक्ट। बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट है जो उत्पन्न होता है कोई डायग्नोसिस से, कोई ट्रीटमेंट से, कोई इम्यूनाइजेशन से या रिसर्च एक्टिविटीज़ से, या जो इवन मेडिकल के जो कैंप लगते हैं उससे ये प्रोड्यूस होता है। इस बायोमेडिकल वेस्ट में खून की बोतलें, इंजेक्शन, सर्जिकल ब्लेड, एक्सरे फिल्म्स, दवाइयाँ, रुई, पट्टियाँ और केमिकल वगैरह शामिल होते हैं। कुल मिलाकर मरीज़ के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ या आलात इस्तेमाल के बाद बायोमेडिकल वेस्ट कहलाती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से हर रोज़ हज़ारों टन बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के एदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में तकरीबन 90 टन बायोमेडिकल वेस्ट रोज़ पैदा होता है, जिसे अगर सही तरीके से ना निपटाया जाए तो ये एक ख़तरनाक बीमारियों और इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। इसके साथ साथ ये बायोमेडिकल वेस्ट हवा, पानी और ज़मीन को इंतहाई हद तक आलूदा और जहरीला बना सकता है। अगर मेडिकल वेस्ट को आप ठीक से नहीं मैनेज करते हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब कि जो कि हॉस्पिटल में आपके लगे हुए हैं, उनके अलावा आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। जो आपके स्कैवेंजर्स हैं, जो कचरे ढलाऊं में जाके कुछ उठा लेते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे लोगों को भी, जब ये फूड चेन में इसके हैज़र्डस वेस्ट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो दूसरे जो सोसाइटी है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट भले ही किसी अस्पताल के लिए मामूली कचरा हो, लेकिन सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक ये कचरा मौत का सामान है। 2000 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है जो बताता है कि करीबन 2.5 लाख HIV नया केसेस जो है
वो बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से हैंडल ना करने की वजह से हुआ है। और 21 मिलियन हेपेटाइटिस बी जो वायरस का केसेस फैला है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट ना अच्छे तरीके से ट्रीट ना करने की वजह से हुआ है। इसी तरीके से 2 मिलियन हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो भी इसी तरीके से फैला है। और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे इलाज के लिए जाते हैं, बट अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं हुआ है तो बीमारी हम क्यूर करने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ से हम बीमारी उठाते हैं। जैसे कि ज़िका वायरस हो गया, वो बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से हैंडल ना करने की वजह से ही ज़िका वायरस फैला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस मेडिकल कचरे को अलग अलग ज़िम्रों में बांटा गया है। तो बायोमेडिकल वेस्ट है, एक उसकी ब्रॉड कैटेगरी है सॉइल्ड वेस्ट जो येलो कैटेगरी है। येलो कैटेगरी में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट वह भी आते हैं। उसके अलावा सॉलिड केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट जिसको हम एक अलग से येलो विद द सी लेबल में डालते हैं। उसके अलावा हमारा लिक्विड वेस्ट भी आता है और लेबॉर्ट्री माइक्रोबायोलॉजी या लाइव वैक्सीन वाला वेस्ट भी इसमें आता है, लिनिन और मेट्रिस के अलावा। दिस इज सॉइल कैटेगरी येलो, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। उसके अलावा हमारे पास एक रेड कैटेगरी होती है जिसमें हमारा इन्फेक्टेड प्लास्टिक सारे आते हैं, ट्यूब्स हो गया, कैथेटर्स हो गया, ग्लव्स हो गया, ये इन्फेक्टेड प्लास्टिक की कैटेगरी है रेड की। इसके अलावा एक होता है ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी को दो में डिवाइड करते हैं, ग्लास और एक मेटल। ग्लास मतलब एम्प्यूल्स, जितने मेडिसिन के एम्प्यूल्स हो गए, ग्लास स्लाइड्स हो गए, और हमारे कुछ कुछ प्लेट्स हो गए जो ग्लास के हो सकते हैं। और एक होता है मेटल। मेटल मतलब कि जैसे जितने भी बॉडी इम्प्लांट्स हैं जो हमारे ऑर्थोपेडिक से आते हैं, जो हमारी हड्डी विभाग से आते हैं। एंड एक होती है वाइट कैटेगरी। वाइट कैटेगरी मतलब कि शार्प्स की। वो जो शार्प्स की कैटेगरी है उसमें नीडल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, जितने भी शार्प चीज़ें हैं, शार्प वायर्स जैसे होती हैं, वह सब शार्प कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो इसको 4 कलर कैटेगरीज, कलर कोड्स में डिवाइड करते हैं, रेड, येलो, वाइट और ब्लू में। बायोमेडिकल कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए बहुत ही एहतियात और साइंटिफिक तरीके की ज़रूरत होती है। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चंद पैसों के लालच में इस कचरे को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, या कई अस्पताल थोड़े से पैसे बचाने के लालच या लापरवाही में इस खतरनाक कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, हालांकि बायोमेडिकल वेस्ट टूल्स बहुत ही सालों से इंडिया में एक्सिस्टिंग है, पर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। थोड़ा सा अमाउंट बचाने के लिए जनरली प्रैक्टिस ये करते हैं कि जितने भी प्लास्टिक बचता है उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है और उसको रिसाइकलिंग में बेचा जाता है, जो बहुत ही हानिकारक है। एक हॉस्पिटल एक मरीज़ इसलिए आता है कि अपना बीमारी जो है वो उसको हैंडल करना है या उसको एंड करना है, बट पेशेंट से ज़्यादा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का स्टाफ रहते हैं और डॉक्टर्स रहते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है पेशेंट से ज़्यादा हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है उनको पहले अफेक्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे हॉस्पिटल्स इस चीज़ को सीरियसली ले। ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा बायोमेडिकल वेस्ट को अपने आप हैंडल करने के लिए, एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी भेजने के लिए। तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो, रूल्स के मुताबिक आपको ये काम करना ही है। जब कोई इंसान इस कचरे की जद में आता है तो उसे पता भी नहीं पड़ता कि वो कब उन बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहा है जिनसे वो बच सकता था, जैसे कि HIV एड्स या हेपेटाइटिस बी वगैरह। बायोमेडिकल वेस्ट को अगर हम ठीक से इसको कलेक्ट ना करें और ठीक से जो है इसको ट्रीट नहीं करें, तो क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में काफ़ी हिस्सा होता है जो इन्फेक्शस होता है, तो उसकी वजह से जो है जो सैनिटरी वर्कर है हमारा या जो हेल्थ वर्कर है, अगर वो उससे एक्सपोज होता है, या कॉमन पब्लिक है अगर ठीक से इसको डिस्पोज नहीं किया जाए, अगर वो उससे एक्सपोज होती है तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कई बार जो है हेपेटाइटिस बी से लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां जैसे दूसरी कैटेगरी है जो बायोमेडिकल वेस्ट की, जैसे शार्प वगैरह हैं, सर्जरी के आइटम्स हैं, निडल्स हैं, इंजेक्शन सिरिंजेस, ग्लास एम्प्यूल्स हैं। इनसे कई बार जो है जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो काम जब करते हैं तो उनको इंजरी हो जाती है। तो इंजरी से वो डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं जो इन्फेक्शस
वेस्ट है, उससे भी जो है कई बार बीमारियां इनको हो जाती हैं अगर बायोमेडिकल वेस्ट ठीक से ट्रीट और मैनेज नहीं किया जाए तो। इसके अलावा इसमें जो क्रॉनिक हार्ट एंड लंग डिजीज़ हैं वो भी हो सकते हैं, एंडोक्रिनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, फीटल मैल्फॉर्मेशंस हैं वो भी हो सकते हैं, जन्मजात बीमारी जिसको कहते हैं, कैंसर्स भी हो सकते हैं, एंडोक्रिनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और इससे एयर, लैंड, वाटर तीनों चीज़ें पोल्यूट हो सकती हैं आने वाली 10 नस्लों के लिए। इस तरह की लापरवाही करने वाले तिब्बी मराकिज़ या डॉक्टरों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। अभी हाल ही में मुल्क के कई जाने माने अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए सरकारी एजेंसियों ने उन पर भारी जुर्माना लगाया है। सरकार के नियम काफ़ी कड़े हैं और जो छोटे मोटे संस्थान हैं और पहले वो नहीं उसको सीरियसली, उन पर काफ़ी पेनल्टी लगाई जा रही है, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आज की डेट में इवन अगर आपकी क्लिनिक्स है बियॉन्ड ए सर्टेन नंबर और छोटे नर्सिंग होम में सबके लिए ज़रूरी हो गया है। रूल्स के सेक्शन 15 और सेक्शन 5 में इसमें पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट इज़ आइदर द मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पानी को बंद कर देना, या क्लोजर ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी, या इम्प्रिजनमेंट है, और कैश का आपका एक पेनल्टी भी है। सो ये चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि ये हॉस्पिटल बंद हो गया, वो इसीलिए था कि क्यों स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट ठीक से नहीं कर रहे या ऑथराइज्ड नहीं है या ऑथराइजेशन नहीं है उनके पास। बायोमेडिकल वेस्ट का सही से निपटान हो, इसके लिए सरकार ने 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए। इसके अलावा 2016 में इन रूल्स को और भी ज़्यादा वाज़ेह किया गया। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और शुरुआत तो इसकी वे बैक 1998 में ही हो गई थी, जब पहली बार कुछ रूल्स बने थे इसको डील करने के। उसके पश्चात 2016 के जो रूल्स आए उसमें काफ़ी इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कर दिया। लॉट ऑफ फोकस इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ में उसको कर दिया है, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ कुछ रख दी इको फ्रेंडली, एंड उसको कैटेगरी करके एक ऑथराइज्ड वे में स्टरलाइज करके रिसाइकलिंग और रीयूज़ वाली जो WHO प्रिंसिपल्स पे आधारित है, वो 2016 के रूल्स हैं। उसमें कुछ ड्यूटीज़ जैसे ऑक्यूपायर मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कर दी हैं, कुछ ड्यूटीज़ कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर जो वेस्ट लेके जाता है उनकी कर दी हैं, फिक्स कर दी हैं, एंड कुछ उन्होंने ड्यूटीज़ जितनी भी इंस्पेक्टिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, सबकी ड्यूटीज़ अलग अलग फिक्स कर दी हैं। वहीं इन रूल्स में ज़रूरत के मुताबिक तरमीम भी की गई। 16 के बाद फिर देखा गया कि क्योंकि इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है जो इस चीज़ को लीड करती है, ठीक है, हम तो उसको इस्तेमाल करते हैं, गाइडलाइन वो बनाती है और वो इनपुट हर मंत्रालय से लेती है। हेल्थ वाले लोग भी होते हैं जो वो बनाते हैं। तो उन्होंने जब 2016 के लेटेस्ट बनाए उसमें हमने देखा कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समस्याएं आ रही है। बना तो दिए गए, तो फिर उसके बाद 2 अमेंडमेंट आया, 2018 में पहले आया, उसके बाद लेटेस्ट 2019 में आया। कन्फ्यूजन था थोड़ा कि किस कलर के कौन से बिन होने चाहिए। कुछ हॉस्पिटल्स जो है अलग अलग कलर के बिन्स यूज़ कर रहे थे, तो उनको यूनिफॉर्म किया कि जो है हर हॉस्पिटल एक ही कलर के बिन एक टाइप के वेस्ट के लिए यूज़ करेगा। कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने जो है जैसे ऑटोक्लेविंग है या माइक्रोवेविंग है, इसके लिए स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए थे, लेकिन और भी कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे पायरोलिसिस पहले प्रिस्क्राइब नहीं थी, पायरोलिसिस को इंक्लूड किया। और पहले इतना क्लैरिटी नहीं थी कि जो जैसे इंसिनरेशन कर रहा है ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो उसका ऐश कहाँ जाएगा जो राख निकलेगी। तो राख के लिए अब क्लैरिटी दे दी कि वो हैज़ार्डस वेस्ट डिस्पोजल साइट पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो है प्रोविजंस रूल में ऐड किए और इसलिए जो है 2016 में नया रूल नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने। तो ये सब अमेंडमेंट आके अब जो गाइडलाइन बन गई है वो काफ़ी प्रैक्टिकल गाइडलाइन है और रेगुलेशंस है। सरकार में एक सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। वो सब इस चीज़ों को देखता है, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, SOP बनाना और गाइडलाइन बनाना। उसके बेसिस पे फाइनली, क्योंकि हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, हर स्टेट में अपनी गाइडलाइन बनानी पड़ती है, SOPs बनाने पड़ते हैं कैसे उसको करना है। तो हर स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है।
ये बायोमेडिकल रूल्स सिर्फ अस्पतालों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि लोकल एरिया में चलने वाले एक क्लिनिक तक पर ये रूल्स लागू होते हैं। रूल्स 2016 ये कहता है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है ये वह वेस्ट है जो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट पेशेंट का चाहे जहाँ भी हो रही हो, किसी अस्पताल में या सिंगल डॉक्टर क्लिनिक में या कैंप्स में हो रही है, स्कूल हेल्थ रूम्स में, हमको इसको मैनेज करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कहता है कि तिब्बी मराकिज़ अपने वेस्ट को इधर उधर या आम कचरे में न फेंकें, बल्कि उन्हें इसका सही और साइंटिफिक तरीके से निपटान कराएं। इन रूल्स के मुताबिक तिब्बी मराकिज़ को अपने यहाँ 4 रंग के बिन रखने होंगे और मखसूस किस्म का मेडिकल वेस्ट एक मखसूस बिन में ही डालना होगा। इसमें ड्यूटीज़ आती हैं कि आपको वेस्ट को सेग्रीगेट करना है रूल्स के हिसाब से, डिफरेंट कलर कैटेगरीज, ब्लू, रेड, येलो, वाइट। उसके अलावा एक अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक जगह देनी है जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट सारे वार्ड से इकट्ठा हो, जिसको हम कॉमन वेस्ट साइट कहते हैं। उसके बाद अपने जितना भी स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स है, नर्स है, टेक्नीशियन है, जितने भी आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग करनी है, हेल्थ चेकअप के रिकॉर्ड्स का ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन के रिकॉर्ड्स का ध्यान रखना है, और जितने भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ में ला रहे हैं, चाहे वेस्ट ऑटोक्लेव है या माइक्रोवेव है, उनकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, पैरामीटर्स है, वो रूल्स में सब दिए हुए हैं कि क्या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि उनको ये रूल्स फॉलो करने हैं, उसको हेल्प करनी है ऑक्यूपायर को कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको टाइमली एक डेडिकेटेड व्हीकल जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में आए और वो वेस्ट लेके जाए, एक डेडिकेटेड व्हीकल होना चाहिए। उसको टाइमिंग एक फिक्स्ड है, इवन वो छुट्टी के दिन भी उसको वेस्ट कलेक्ट करना है। और वेस्ट की जैसे जो बारकोडिंग है कि जो जितना वेस्ट ऑक्यूपायर ने जनरेट किया वह उतना ही वेस्ट कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर के पास पहुंचा। ये बारकोडिंग है, ये दोनों पे लागू होती है, ऑक्यूपायर पे भी और कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर पे भी। जैसे हम मॉल्स में जाते हैं तो बारकोडिंग होती है, हमें मिलती है हर एक आइटम की, ऐसे ही बारकोडिंग होती है वेस्ट की कि बीच में से कोई वेस्ट ले जा तो नहीं रहा। बायोमेडिकल वेस्ट को सही से निपटाना आज वक्त की ज़रूरत भी है और सेहत का तकाजा भी। आज हमारे मुल्क में तकरीबन 157 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मौजूद हैं जो इस ख़तरनाक किस्म के कचरे को निपटा रहे हैं, लेकिन अभी और भी काम किए जाने की ज़रूरत है। मुल्क के कई अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट को ज़ाया करने के लिए बेहतर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इन्हीं में दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल भी है, जिसे हुकूमत की जानिब से बायोमेडिकल वेस्ट के सही से निपटान के लिए अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हमने जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया 2019 की अमेंडमेंट को लेके। उसी हिसाब से हमारे जैसे कलर कोडेड बैग्स हैं 4 किस्म के, वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कलर कोडेड ट्रॉलीज हैं, बिन्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो सब है। बार कोडिंग भी स्टार्ट हो गई है, जबकि हमारा शायद देश का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसी हिसाब से हमारी वेस्ट भी बहुत जनरेट होती है। तो यहाँ पूरी तरह से काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ। उसके लिए हमें दोनों साल अवार्ड मिला है, इस बार 3rd मिला है। 50 लाख का हमें राशि मिली गई। ज़रूरत इस बात की है कि तिब्बी शोबे से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बायोमेडिकल वेस्ट को संजीदगी से लेते हुए इसका साइंटिफिक तरीके से निपटान कराएं। क्लिनिक या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल वगैरह में जो टोटल वेस्ट जनरेट होता है उसमें केवल 15% ऐसा होता है जो कि इन्फेक्शस नेचर का या बायोमेडिकल वेस्ट के नेचर का होता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये वेस्ट हम दूसरे वेस्ट में मिक्स ना करें, क्योंकि एक बार ये मिक्स हो जाता है तो सारा का सारा वेस्ट इन्फेक्शस हो जाता है। अपना वेस्ट प्रॉपर्ली हैंडल करें, एक कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ आप लिंक हो जाए और अपना वेस्ट वहाँ पे बेच के प्रॉपर्ली इसको हैंडल करें। मरीज़ को चिकित्सा प्रदान करने के साथ साथ ही अब उनका जो वेस्ट है उसको भी जिम्मेदारी से जो है उसको मैनेज करें। जो लोग या अस्पताल ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अपनी लापरवाही और थोड़े पैसों के लालच में न सिर्फ दूसरे लोगों की बल्कि खुद अपने लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और बायोमेडिकल वेस्ट से कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम अहम जानकारियाँ सुनकर, देखकर, समझकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आप अपने फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है ddurdu@gmail.com। उसके अलावा आप हमसे दीगर सोशल साइट्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप हमें दें इजाज़त। फिर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।